हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली। परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015। इसका जो प्रश्न पत्र है ये हल सहित मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों और मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना या कायरता पूर्वक व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका जो सही आंसर है वो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का जो सही अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये व्याख्या भी लिखा हुआ है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ क्या होगा? लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका जो अर्थ है वो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे इसका व्याख्या लिखा गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रश्न 3 और 4 में विलोम शब्द चुनना है। तो इसको हम विलोम शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए विलोम शब्द पूछा गया क्रस्ट। क्रस्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे हष्ट पुष्ट होता है। क्रस्ट का विलोम शब्द क्या होता है? हष्ट पुष्ट। यहाँ पे आंसर दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे व्याख्या भी दे रखी है। क्रस्ट का विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। क्रस्ट का जो विलोम शब्द है वो हष्ट पुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, अवज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। अब अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खुटिया, खुटियों या खुटियों या खुटियां। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन है वो खुटियां होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या होगा? खा में बड़ू की मात्रा, टाटा में छोटी की मात्रा, और यहाँ पे चंद्रबिंदु, और खा पे चंद्रबिंदु। तो ये खुटी का बहुवचन शब्द है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? अज अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या होगा? आजन्म, निर्भीक, ईश्वर, आजीवन। तो यहाँ पे देखिए अज अजन्मा का जो दूसरा अर्थ है वो ईश्वर बताया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि या प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका ये जो बड़ी की मात्रा है यहाँ पे नहीं होता, ये भी गलत है। और आपका ये यहाँ पर भी ये बड़ी की मात्रा धा पे लगा हुआ, ये भी गलत है। ये भी आपका गलत है। यानी कि आपका जो सही है प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता, प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ वाक्य में भी लिखा हुआ है उपयुक्त विकल्पों में शुद्ध जो शब्द है वो प्रतिनिधि होता है। इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 8 व 9 वाक्यों में से, प्रश्न 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। तो इसमें त्रुटि बताना है।
विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रतिबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो इसका जो सही आंसर है वो जलपान को, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा कठिन प्रश्न है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न 8 और 9 वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी वाले गोले को काला कर देना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें 1 2 3 यानी कि जल विद्यालय में जलपान को और उत्तम प्रतिबंध है, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय में उत्तम प्रबंध, जलपान को या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या त्रुटि है? ऑप्शन नंबर बी, जलपान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे व्याख्या में लिखा गया है कि विद्यालय में जलपान को की जगह पर जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। यहाँ पे सही व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। मुझे या तो अच्छी लगती है रेलगाड़ी में यात्रा करना, या इनमें से कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि क्या है? अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अब पढ़ने पर देखिए, यहाँ पे लगता है होना चाहिए, तो ये गलत है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, अग्र, आंख, आग। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो अग्र है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब तद्भव है। अग्र तत्सम है, बाकी ए, आज, आंख, आग ये तद्भव शब्द है। तद्भव यानी हिंदी शब्द, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द। इस चीज को आप याद रखिएगा। उपयुक्त विकल्पों में से तत्सम शब्द अग्र है, अन्य शब्द तद्भव है। यहाँ पे व्याख्या में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रश्न 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक वाक्य हमको चुनना है। द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, पर्वत की तलहटी उपत्यका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपण, मितव्ययी या मृषण, अल्पव्यापी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कृपण कहते हैं, कृपण। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी व्याख्या लिखी हुई है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रश्न 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या विपक्षी को चोट नहीं पहुंचा सकता, या सहयोगी को, या प्रतिरोधी को। तो इसलिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शत्रु भरा जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य देख लेते हैं। वाक्य में भी वही चीज लिखा हुआ है, प्रश्नगत, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर उद्धत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्पवृक्ष, केवड़ा, गुलाब, कमल। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? तो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कमल होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ वाक्य देख लेते हैं। वाक्य में क्या दिया गया है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है। अरविंद के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं
वो जलज होता है, पंकज होता है, नीरज, सरोज, अंबुज। इस चीज को आप याद रखिएगा, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। तो कमल का जो पर्यायवाची या अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में है निर्धन में कौन सी संधि है? बताइए निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। निर्धन में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, पहले इसका संधि विच्छेद करिए। तो निर्धन का जो संधि विच्छेद करने पर कुछ इस तरह से विसर्ग जैसे आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। निधन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, नी प्लस धन, ना पे नी पे विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ और धन, तो क्या बन जाता है? निर्धन। यानी कि ये कौन सा चिन्ह है? विसर्ग चिन्ह है, तो ये विसर्ग संधि हुआ। नेक्स्ट है आपका, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो बताइए देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो है वो कर्मधारय समास दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका वाक्य देखें तो वाक्य में क्या लिखा हुआ है? देशांतर में कर्मधारय समास है। इसे कर्मधारय के अन्य उदाहरण जो होता है वो परमेश्वर, नीलकमल आदि ये सब होता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो कर्मधारय का और अन्य उदाहरण होता है वो परमेश्वर, नीलकमल ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। अब जो पेपर होने वाले हैं 2022 में, उसमें अलंकार जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, अलंकार टॉपिक इसमें नहीं है, तो अब इसको याद मत रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। यूपी लेखपाल में अलंकार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक्स में नहीं है। यहाँ पे ये व्याख्या देख लेते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, अमीय, कुपुत्र या उलूक? तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका जो अमीय है ये तद्भव शब्द है, बाकी इष्टिका, कुपुत्र, उलूक ये सब तत्सम शब्द है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अमीय तद्भव है, अमीय का तत्सम जो होता है वो अमृत होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो अमीय का जो तत्सम शब्द होता है वो अमृत होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? प्रश्न 20 से और 21 में लिखित वाक्यों में से वाक्य का सही चयन करना है। अब इसमें वाक्य लिखा हुआ है, इसमें सही वाक्य का हमको चयन करना है। तो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सुर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रज भाषी है। तुलसी और सुर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये तो पढ़ने पे ही गलत लग रहा है। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसमें जो सही वाक्य है वो ऑप्शन नंबर डी है, तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। बाकी आपका सी, बी और ए वाक्य गलत है। नेक्स्ट, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध नहीं है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी सी, बी और ए आपका गलत है, अशुद्ध वाक्य है। अब वाक्य में देखें तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इन चारों विकल्प में से ये ऑप्शन नंबर डी सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप ये करुण रस लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप याद मत करिएगा, ना पढ़िएगा।
तो उत्साह, रीति, शोक, हास्य। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। ये तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं खाना खा चुका था, तो इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें जो पूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखें तो मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद का पूर्ण भूत है। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? रेखांकित पद ये है सेवक को। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब इसमें हमें कारक बताना है, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि संप्रदान कारक दिया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट व्याख्या देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है ठेठरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। अब इसका लिंग परिवर्तित करना है तो क्या होगा? ठठेरिन, ठठेरिनी या ठठेरी या ठठेरी, ठठारी। तो इसका लिंग परिवर्तन करने पर हमको क्या मिलता है? ठठेरिन। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठा ठे री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गणित के सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए गणित के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हल सही दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। प्रश्न का हल यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो 8.68 सेंटीमीटर है। इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः 12 और 24 और 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्या का योगफल ज्ञात करिए। तो एचसीएफ और एलसीएम एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9 और 5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? तो इस तरह से भी क्वेश्चन है, थोड़े कठिन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका हल दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के हैं। तीन संख्याओं का योगफल इतना है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात से 5 और 8 है तो तीसरी संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर दिए जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए दिया गया है, किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज से दिया गया। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप इतना है 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12 और 13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसको आप सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर हम सॉल्यूशन करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह पर परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और मेज की कड़ की लंबाई क्या होगी? तो आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ये देखिए इस तरह से कुछ सॉल्व किया गया है प्रश्न का हल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर 10 मीटर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो भुजा की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो आप इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर दिया गया है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
नेक्स्ट है, एक पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से लगा लीजिए। परिधि निकाल कर ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, परिधि निकाल कर सॉल्व किया गया है, फिर जितना आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। यदि वे अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये आंसर ही गलत कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। इसका सॉल्यूशन आप कॉपी में जरूर करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात जो है 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसका ए का जो कोण है वो 90 डिग्री है और ए भुजा जो दी गई है वो 25 सेंटीमीटर है, बी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें tan b का मान ज्ञात करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए पाइथागोरस यहाँ पे यूज किया गया, ये समकोण त्रिभुज है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही टफ है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो इसका मानक विचलन क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको जरूर एक बार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो लेखपाल में बहुलक के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे x के मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों में बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर हमें 27 रखने पर 27 सर्वाधिक 4 बार प्राप्त होता है। तो अतः बहुलक जो है हमारा 27 है। तो यहाँ पर 27 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही 27 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर माध्य और माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे माध्य निकाला गया है और माध्यिका निकाली गई है, फिर इसका योग कर दिया गया है। ये देखिए माध्य और माध्यिका को निकालने के बाद इन दोनों का योग कर दिया गया है और इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा करता है और 17/22 भाग कार द्वारा करता है और 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वो कितनी दूरी चला ये हमको बताना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। मैथ के बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं होंगी। वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित या वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते समय हम जानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित रहता है। ये उसका व्याख्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो अब इसको जरूर हल करिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इनमें से कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये मैथ में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पे इसका हल दिया गया है, प्रश्न का हल दिया गया है, ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 403 है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसको ज्ञात करिएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्यूशन इसका करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने को बोला गया, तो यहाँ पे जोड़ दिया गया और अंत में क्या आया, अंत में यहाँ पे एक इससे घटा दिया गया, कुछ ऐसे किया गया है। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपए वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करिए। तो प्रतिशत चैप्टर से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते हैं कि बच्चे ही घूम जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है किस तरह से, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो इस तरह से कुछ इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको जरूर लगाइएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 27 की पावर x और 9/3 की पावर x, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ज्ञात किया गया है किस तरह से, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, 10%, 14%। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है किस तरह से, और इसका आंसर 10% लाया गया है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका अपने आप से सॉल्व करिएगा। अब यहाँ सामान्य जानकारी यानी कि सामान्य अध्ययन से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं होता है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो इसका सही आंसर जो है रक्षा व्यय। तो ये केंद्र सरकार के विकास में रक्षा व्यय शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका वाक्य भी दिया गया है, केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय और सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन और व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या होता है। यहाँ साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोलेजन कहा जाता है या मायोग्लोबिन कहा जाता है या किरेटिन या हीमोग्लोबिन। तो इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय गमन क्या है, देशों के बीच में लोगों का संचालन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन, देश में लोगों का संचालन या एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचालन। तो क्वेश्चन पूछा गया अंतरराष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या होता है, तो देश के बीच में लोगों का संचालन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचालन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है, और यही संचालन जब देश के एक दूसरे को होता है तो अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि माइग्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनिटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। अडानी लिमिटेड, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय इंटरप्राइजेस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया गया है, सॉफ्ट बैंक, भारतीय इंटरप्राइजेस और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG
क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया? तो कौन सा नाम दिया? ऑपरेशन मैत्री। इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। गैरतलब है कि भारत की प्रतिक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉलिटी से भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि पॉलिटी से जो अनुच्छेद, अनुसूचियां और ये सब जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया है। हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा। तो किस लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा ये मनाया गया था। ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया है। गैरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए चोरी चोरा घटना कब हुई थी या चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये इतिहास का क्वेश्चन है और कहाँ पर हुआ था ये तो जरूर बताइए। चलिए बता दिए हमने, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो चोरी चोरा जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या से भी हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिसकर्मी ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों के आग में झुलसकर उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। तो ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये जो करेक्ट आंसर है वो फ्लोरीन है। तो सबसे ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि करंट अफेयर में भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो ऑप्शन नंबर बी, चिली ने जीता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पेपर है, ये 2015 का है, इसलिए इन्होंने 2015 का करंट अफेयर पूछा है। नेक्स्ट है, कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से लेकर 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी से यहाँ से पूछा गया है। तो विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो कैबिनेट स्तर का होता है, कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है विपक्ष का नेता होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।